नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद ही अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है। 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को काउंटिंग का ऐलान होते ही नेताओं के घरों की फोन की घंटियां बजने लगी हैं और मंथन भी शुरू हो गया है। आइए इसी मुद्दे पर देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास आधे वोट से कुछ कम। दो राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों पर है भाजपा की नजर। राज्यसभा में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी घट गई सीटें। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के पास 13,000 वोट कम। जगन और पटनायक के पास है जीत की चाबी। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा नाम पर मंथन। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख आ गई है। उम्मीदवार किसे बनाया जाए, इस पर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 15 जून को जारी होगी और इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून तय की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून तक होगी और उम्मीदवार 2 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इस चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए, उसके पास कुल 10.79 लाख वोटों के आधे से थोड़े कम यानी कि 5,26,420 वोट हैं। उसे वाईआरएस, कांग्रेस और बीजू जनता दल के सहयोग की दरकार है। पीएम नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर अंतिम फैसला लेना है, लेकिन इस दौरान क्षेत्रीय पार्टी के सहयोग की भगवा दल को जरूरत होगी। अभी इन दोनों पार्टियों ने कोई संकेत तो नहीं दिए हैं, लेकिन पिछले दिनों वाईआरएस और ओडिशा के सीएम दोनों नेताओं ने दिल्ली में आकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों ने 2017 में रामनाथ कोविंद को अपना सपोर्ट दिया था। फिलहाल एनडीए को करीब 13,000 वोट कम पड़ रहे हैं। बीजेडी के पास 31,000 से ज्यादा वोट हैं और वाईएसआरसीपी के पास 43,000 से ज्यादा वोट हैं। ऐसे में इनमें से किसी एक का समर्थन भी एनडीए को निर्णायक स्थिति में पहुंचा देगा। विपक्ष की तुलना में भाजपा प्लस की स्थिति मजबूत है। वैसे हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ने देश के राजनीतिक पंडितों को आश्चर्यचकित किया है। साल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि तब पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार के रूप में उतार कर सभी को चौंका दिया था। 5 साल पहले कोविंद को शीर्ष संवैधानिक पद पर चुनकर भाजपा ने देश भर के दलित समाज को एक बड़ा संदेश दिया था। इसके बाद देश में कई चुनाव हुए, इनमें भाजपा को इस पहलकदमी का फायदा भी हुआ। इतना ही नहीं, साल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में दलित समाज के उम्मीदवार उतारकर भाजपा ने विपक्षी दलों के बीच की एकता को तोड़ने का भी काम किया और वो इसमें कामयाब भी रही। 5 साल बाद जब 2022 में एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं तो भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करते समय क्या अपनी मूल विचारधारा को तरजीह देनी चाहिए या ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए जो मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को संतुलित कर सके। वैसे राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर यानी मौजूदा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भाजपा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसी आदिवासी नेता को मैदान में उतारकर एक बड़ा संदेश भी दे सकती है। ये उम्मीदवार कोई महिला भी हो सकती है। ऐसा भी संभव है कि तमाम अटकलों के बीच भाजपा किसी ऐसे उम्मीदवार के साथ आ सकती है जिससे राजनीतिक पंडित हैरान रह जाएं। दरअसल मोदी शाह की जोड़ी अप्रत्याशित राजनीतिक निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। 15 जून के आसपास भारतीय संसदीय बोर्ड की बैठक होने की संभावना है। इसके बाद पार्टी उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। इस बैठक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। वैसे मौजूदा वक्त में भाजपा राजनीतिक समीकरणों को ठीक करना चाहती है। हाल ही में 15 राज्यों की 57 से अधिक राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए।
भाजपा ने 22 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की। इससे पहले राज्यसभा की इन 57 सीटों में से भाजपा के पास 25 से अधिक सीटें थीं। एनडीए गठबंधन के पास पहले 57 में से कुल 31 सीटें थीं, जिसमें अन्ना द्रमुक की 3, जनता दल यूनाइटेड की 2 और एक निर्दलीय उम्मीदवार की सीट शामिल थी। हाल के राज्यसभा चुनावों में भाजपा के दोनों सहयोगी अन्ना द्रमुक और जनता दल यूनाइटेड को एक एक सीट गंवानी पड़ी है। उच्च सदन में भाजपा के सांसदों की संख्या में 3 की कमी आई है, लेकिन लोकसभा में 301 सांसदों के साथ भाजपा विपक्षी दलों की तुलना में संख्या बल के मामले में अभी भी काफी आगे है। भाजपा को इस बात का भरोसा है कि उसका उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाता है। भाजपा को उम्मीद है कि ओडिशा की बीजेडी और आंध्र प्रदेश की वाईआरएस कांग्रेस पार्टी एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। यदि भाजपा किसी आदिवासी नेता को मैदान में उतारती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे विपक्षी नेता के लिए भी दुविधा पैदा हो सकती है। राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा अलग होता है। इसमें विधायक लोकसभा और राज्यसभा सांसद वोटर होते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद आंकड़े बदले जरूर हैं, लेकिन कोई आमूल चूल बदलाव नहीं आया। थोड़ा अलग होगा राष्ट्रपति का चुनाव। राज्यसभा चुनाव के बाद थोड़े बदल गए हैं आंकड़े। चुनाव हारने वाले सुभाष चंद्रा को मिलेगा वोट डालने का मौका। सभी राज्यों के कुल 4790 एमएलए भी डालेंगे वोट। वैसे तो राष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने विशेष कारणों से इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की है। जब दलित के रूप में रामनाथ कोविंद को उतारा गया तो ऐसा माना गया था कि भाजपा ने दलित समुदाय का सपोर्ट जीतने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। हालांकि 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में से 233 सांसद ही वोट डालने के अधिकारी हैं, क्योंकि कश्मीर में विधानसभा भंग है और यहां से 4 राज्यसभा सीटें अभी भरी नहीं हैं। ऐसे में इस बार 229 राज्यसभा सांसद ही राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करेंगे। यहाँ से ध्यान रखना जरूरी है कि राष्ट्रपति द्वारा मानित 12 सांसदों को भी इस चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। वहीं लोकसभा में सभी 543 सदस्य इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा राज्यों के विधायक यानी कि कुल 4790 एमएलए भी इस चुनाव में वोट डालेंगे। हालांकि इन सभी के वोट्स की वैल्यू अलग अलग होती है। इस बार राज्यसभा चुनाव में कार्तिकेय शर्मा और कृष्णलाल पवार ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें जीत तो हासिल हुई, लेकिन वो इस राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं कर सकेंगे। दरअसल ये दोनों नेता अगस्त में राज्यसभा की सदस्यता लेंगे, इसीलिए उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है। वहीं इस बार राज्यसभा चुनाव हारने वाले सुभाष चंद्रा वोट डाल सकेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद खत्म हो रहा है। इसके अलावा चुनाव न लड़ने वाले दुष्यंत गौतम को भी इस बार वोट डालने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद ही खत्म हो रहा है। लोकसभा में बीजेपी की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि क्षेत्रीय दलों के साथ उसके संबंध काफी बदल गए हैं। बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्षी दलों के बीच रस्साकशी चल रही है। टीएमसी, टीआरएस और आप चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेस मोर्चा खड़ा किया जाए। एनडीए के रणनीतिकारों को भरोसा है कि चुनाव में इतनी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मार्जिन ज्यादा नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक बार फिर से विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 राज्यों के सीएम समेत विपक्ष के 22 नेताओं को पत्र लिखा है। ममता विपक्षी एकता का जिम्मा अपने सिर लेना चाहती है। हालांकि उद्धव ठाकरे और सीताराम येचुरी ने ममता के अरमानों पर पानी फेर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने चला था दांव। 15 जून को दिल्ली में बुलाई विपक्षी नेताओं की अहम बैठक। उद्धव ठाकरे ने आने से किया इनकार, येचुरी ने साधा निशाना। राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे एनसीपी चीफ शरद पवार। पवार ने कहा कि मैं विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं।
राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी दलों की बैठकें जारी हैं। उम्मीदवार के नाम पर बातचीत हो रही है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए का उम्मीदवार बनाने का शिगुफा छेड़ा है। द्रौपदी मुर्मू, आरिफ मोहम्मद खान, जुअल ओराम, अर्जुन मुंडा, थावरचंद गहलोत समेत कई और नाम भी उछले हैं। वहीं विपक्ष की बैठकों में एनसीपी चीफ शरद के नाम पर चर्चा हो रही है। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने का इच्छुक नहीं हूँ। शरद पवार को राष्ट्रपति बनाने की चर्चा आम आदमी पार्टी की विधि आप के नेता संजय सिंह ने भी की थी। शरद पवार के संबंध में उन्होंने रविवार को कहा था वो राष्ट्रपति पद के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति पद की रेस के लिए शरद पवार का नाम कई मर्तबा सामने आता रहा। हालांकि शरद पवार समय समय पर ऐसी अटकलों पर खुद ही विराम भी देते रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए शरद पवार का नाम खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुझाया था। गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से मुंबई में मुलाकात की थी। अब विपक्षी दलों के आगे चुनौती मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट रहने की है। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के दिन ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई बड़े नेताओं को फोन घुमाया था। इनमें तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी भी शामिल थी। हालांकि ममता के इरादे कुछ और थे। अगले दिन उन्होंने सोनिया समेत विपक्ष के बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों को न्योता भेज दिया। कहा कि दिल्ली में 15 जून को मिला जाए। एजेंडा राष्ट्रपति चुनाव ही था। ममता इस बैठक के जरिए विपक्षी एकता का जिम्मा अपने सिर लेना चाहती थी। हालांकि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने ममता के अरमानों पर पानी फेर दिया। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश येचुरी को खासी नागवार गुजरी। ममता का न्योता मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बनर्जी की ऐसी एक तरफा कोशिश से नुकसान ही होगा। उन्होंने कहा कि 15 जून के दिन बैठक होगी। ये फैसला विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता ले चुके हैं। येचुरी ने कहा, मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि मुझे भी एक पत्र भेजा गया है। आमतौर पर ऐसी बैठकें आपस में काफी बातचीत के बाद होती हैं। ऐसी बातचीत काफी वक्त से चली आ रही थी और तारीख और समय तय किया जा चुका है। ममता बनर्जी ने एक तरफा पत्र लिख डाला। ये बेहद असामान्य है। फोकस अधिकतम विपक्षी दलों को एकजुट करने पर है। ऐसी किसी एक तरफा कार्रवाई से उल्टे विपक्षी एकता को ही नुकसान होगा। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत के अनुसार उद्धव दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। बकौल राउत उस वक्त उद्धव अयोध्या में मौजूद रहेंगे। राउत ने कहा कि उद्धव की जगह हमारी पार्टी का कोई प्रमुख नेता बैठक में हिस्सा लेगा। उद्धव की अयोध्या दौरे की लंबे वक्त से चर्चा हो रही थी। विपक्षी नेता ममता के इस कदम से खुश नहीं है। टीएमसी चीफ की ये चिट्ठी कई सीनियर विपक्षी नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश की तरह देखी जा रही है। ममता खुद को एंटी बीजेपी फ्रंट के मुखिया के रूप में पेश करना चाहती हैं। ये तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो गया था। कुछ ये भी मानते हैं कि बनर्जी की ऐसी कोशिशों से बीजेपी को फायदा हो रहा है, क्योंकि इससे विपक्ष की फूट खुलकर सामने आ जाती है। तो ये थी राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी को लेकर हमारी खास पेशकश। फिर मिलेंगे आपसे किसी खास मुद्दे पर अपनी खास पेशकश के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ।